Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मच अवेटेड डेट वाइज प्लानर फॉर क्लास 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स for mathematics examination that is going to be held on 9th March 2024. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए आपको फॉलो करना है. क्या लिखा हुआ है बच्चों? हैव रेस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट रेगुलर इंटरवल्स. रेस्ट डज नॉट मीन यूजिंग मोबाइल फोन, वॉचिंग टेलीविजन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इट मीन्स कंप्लीट रेस्ट. कुछ बच्चों को जब पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का मन होता है तो उन्हें लगता है कि मोबाइल फोन को उठा लेते हैं और कुछ रील्स एंड शॉर्ट्स देख लेते हैं. ये रेस्ट नहीं है. रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट. ठीक है, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और जब आप रेस्ट के बाद दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. समझे? आगे क्या लिखा हुआ है? हैव योर मील ऑन टाइम. लिक्विड इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड लाइक वाटर या फ्रूट जूसेस एटसेट्रा. प्लीज गो टू बेड ऑन टाइम. टेक अ साउंड स्लीप. वरना सपने में भी आप लोग मैथ का पेपर लिखते हुए अपने आप को देखोगे. ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए यानी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए. कीप इन माइंड दैट यू डू नॉट हैव मच टाइम व्हेन कंपेयरिंग टू नॉन साइंस स्टूडेंट्स. यानी अगर हम कॉमर्स या ह्यूमैनिटी वाले बच्चों से कंपेयर करें तो आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है मैथ एग्जाम के लिए आफ्टर फिजिक्स एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 4th मार्च. फिजिक्स का एग्जाम 4th मार्च को है, मैथ का एग्जाम 9th मार्च को है, तो ज्यादा गैप नहीं है आप लोगों के लिए. तो आपको डे 1 से यानी 4th मार्च से ही अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लग जाना है फॉर मैथमेटिक्स. ठीक है बच्चों? While you do chapter wise revision, do mark or prepare a list of important, tricky और hot questions. इसका मतलब क्या है? जैसे हम किसी भी चैप्टर को उठाते हैं उसमें कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लल्लू से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें लल्लू बना देते हैं. मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने पहले भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स सॉल्व किया होता है, लेकिन जैसे ही दोबारा हमारे सामने आता है तो हमें प्रॉब्लम होती है. समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस की आपको लिस्ट बना के रखनी है. इनिशियल डेज में आपको ज्यादा काम करना है. मतलब 4th मार्च, 5th मार्च, 6th मार्च, 7th मार्च, ये जो शुरू के दिन है इनमें आपको ज्यादा काम करना है ताकि 8 मार्च को आपके पास करने के लिए कम वर्क हो, सो दैट 9 मार्च को आप लोग सुपर रॉक परफॉर्मेंस दे सको. ठीक है बच्चों? अब मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज प्लानर विद ईच एंड एवरी डेट बिफोर मैथ एग्जामिनेशन, आफ्टर फिजिक्स एग्जामिनेशन. अब जैसे ही आप 4th मार्च को फिजिक्स का पेपर निपटाने के बाद घर पहुंचेंगे, खाना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो. अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 बजे तक आप फ्री हो जाइए. मतलब रेस्ट करने के बाद उठ जाइए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है. 4th मार्च की इवनिंग से ही यानी अप्रोक्सीमेटली 5 बजे शाम से ही आप लोग मैथ की प्रिपरेशन में लग जाओ. सबसे पहले हम लोग एलपीपी के ऊपर फोकस करेंगे. ये पूरा टॉपिक 5 मार्क्स का है. समझे? इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं कई बार जो हमें परेशान कर देते हैं, यानी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं एलपीपी में कई बार. तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस दे रिक्वायर गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट एलपीपी में से बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. मोस्टली वो 3 मार्कर्स में होते हैं. ठीक है? अब वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं है फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 12, लेकिन सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ था. तो थोड़ा सा टाइम निकालकर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स का बेसिक आइडिया आप ले सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 12. इसके बाद 4th मार्च को ही आप रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक उठाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टॉपिक उठाएंगे. समझे? जितनी रात तक पढ़ाई करनी है कर लो. मैंने बोला ना कि शुरू के दिनों में 4th मार्च, 5th मार्च, 6th मार्च टिल 7th मार्च तक आपको ज्यादा काम करना है ताकि 8 मार्च को आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें, सो दैट 9 मार्च को आप सुपर रॉक परफॉर्मेंस दे सकें. ठीक है? रिलेशन एंड फंक्शन में से बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं बेटा? डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड इट्स वेरियस टाइप्स, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
एक नंबर का भी क्वेश्चन आ गया ना तो परेशान कर देगा आपको, समझे, अगर आपने अच्छे से इस कंसेप्ट को नहीं सीखा तो। काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब वैसे तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये वर्ड आपके सिलेबस में है ही नहीं फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 1, लेकिन बाइजेक्टिव फंक्शन के नॉलेज के बिना आप चैप्टर नंबर 2 को सीख नहीं सकते। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आप ले सकते हैं। डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, यानी डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन आप सीख लेना, ठीक है बच्चों। वैसे भी उसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी ही चैप्टर 2 को समझने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। number of relations, number of reflexive relations, number of symmetric relations, number of functions, number of one functions, number of onto functions। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट ईयर 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थे इन फॉर्मूलोज के ऊपर, इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सिलेबस में है और पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 2023 के एग्जाम में भी आए थे। ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, मैंने इसके आगे भी लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ग्राफ का कंसेप्ट तो है इस चैप्टर में, समझे, चैप्टर 2 में, लेकिन ग्राफ के कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो नहीं है, तो आपको सीखने तो पड़ेंगे ही, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हर बच्चा सीखेगा, सबको आता भी होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या लिखा मैंने, ब्रीफ आइडिया ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलस। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको कई बार बोला है चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कैलकुलस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होता है और उनको समझने के लिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज की हेल्प हमें लेनी पड़ जाती है। इसलिए प्रॉपर्टीज का आपको कुछ आइडिया तो रखना ही पड़ेगा। चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज का ब्रीफ आइडिया आपको जरूर लेना चाहिए। वैसे भी आप तो साइंस के स्टूडेंट है ना, तो आप में से ज्यादातर बच्चे तो जी मेन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी ही पड़ती है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं वो तो आप करेंगे ही इन टॉपिक में से, लेकिन क्या रिलेशन फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं? वेल, पिछले साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन में से केस स्टडी का क्वेश्चन आया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से भी आ सकता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से भी आ सकता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की इस चैप्टर में से भी, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको मैं पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर आपको 40+ केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑफ वेरियस टॉपिक्स, जिनमें एलपीपी का भी आपको पैसेज बेस्ड या केस स्टडी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है बेटा, उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, डोंट वरी। फिर इसके बाद 5 मार्च का दिन आ जाएगा, है ना, रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 4 मार्च को कोई बात नहीं, 5 मार्च को सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। और इसके बाद 5 मार्च को हम क्या करेंगे? सो नाउ ऑन 5th मार्च वी हैव दीज टॉपिक्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मोस्टली ज्यादातर बच्चों को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंफर्ट रहता है, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में बच्चों को मजा भी आता है, इसलिए आपको इस टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कैजुअल से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें एल्गोरिदम फॉलो होता है, बस ऐसे क्वेश्चंस को एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x की पावर sin x, अब इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल सा तरीका सीख लो, 1 या 2 क्वेश्चन देख लो, करके देख लो, पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ज्यादा टाइम ना दें, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपका ये टॉपिक अच्छा है तो। अगर ये टॉपिक आपका गया गुजरा है फिर तो मैं क्या ही कहूं। अब वैसे तो इस चैप्टर में से हमें क्या क्या पढ़ना है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, रिलेशन बिटवीन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल बोल देता है और किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, और पता चलता है कि वहां पर हमें LHD या RHD वाली कंडीशन यूज करनी ही नहीं है,
इनफैक्ट हमें यूज क्या करना है कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा, और हमें उस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन यूज करनी पड़ जाती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये वाली कंडीशन। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या रिलेशन है ये आपको सीखना है और इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, जैसा कि मैं बता रहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं उनके डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं उनके डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एंड जब पैरामीट्रिक फंक्शन होता है तो उसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अब वो गलती क्या होती है ये सीखने के लिए आपको हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अल्फा टेस्ट सीरीज देख लेना, ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए। इसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 6, ठीक है, ये भी आपको 5 मार्च को ही खत्म कर लेना है। एंड आई एम श्योर कि 5 मार्च को आपके पास टाइम भी बचेगा अगर आप प्रॉपर वे से स्टडी करेंगे तो 5 मार्च को चैप्टर 6 में से सबसे पहले आप रेट ऑफ चेंज, देन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाले क्वेश्चंस करिए। रेट ऑफ चेंज वैसे तो सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बार इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में वो हमें परेशान कर देते हैं। इनफैक्ट पिछले साल 2023 में रेट ऑफ चेंज में से तो केस स्टडी का भी क्वेश्चन आया था और बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन हमारी CBSE 21 सैंपल पेपर की बुक में भी था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, ज्यादातर बच्चों ने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली लिख देता है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। तो अगर ये डायरेक्ट मेथड लिख के पूछ रहा है ना तो फिर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस को भी आपको देख के जाना है, एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे कैसे करना होता है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले क्वेश्चंस। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये तो ज्यादातर बच्चों को आता ही है, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं इसको, इनके क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 1 या 2 क्वेश्चन कर लोगे काम चल जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत सारे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्ट सूटेबल हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए फ्रॉम दिस टॉपिक, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 मार्च को आपने 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए होंगे और आपके पास टाइम भी बचा होगा, आई एम श्योर। तो फिर 5 मार्च को ही आप इंटीग्रेशन शुरू कर दो। वैसे तो डेट वाइज आप देख रहे होंगे मैंने 6 मार्च को इंटीग्रेशन का टाइम दिया है, लेकिन अगर 5 मार्च को टाइम बचा है तो क्यों बेमतलब में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। 5 मार्च को ही इंटीग्रेशन शुरू कर दो, समझे। अब इंटीग्रेशन में आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है। कई बार आपसे पेपर में यह पूछता है कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब तो ज्यादातर बच्चों को पता होता है और इंटीग्रेशन का मतलब तो पता ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाए। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैलकुलस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को यूज करके भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी भी आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हर साल ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हमें पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर या फिर बाई पार्ट्स मेथड के ऊपर। तो मान लो कि आपके पेपर में भी आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही। फिर इसके बाद मिसलेनियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स, कुछ ऐसे इंटीग्रल्स के फॉर्म्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से सीखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एंड देयर प्रूफ, जो डेफिनिट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनके प्रूफ हमारे पेपर में पूछे जाते हैं? यस, कई बार पूछा जा चुका है। अब आपके पेपर में पूछेगा या नहीं ये तो 9 मार्च को ही पता चलेगा।
प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस तो होते ही हैं, उनको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ही। फिर इसके बाद अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी बुक है तो नई वाली एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर नंबर 8 में से काफी कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, सही बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर देखें, इस साल वाला या लास्ट ईयर वाला, या लास्ट ईयर के आप एनुअल पेपर भी देख लो, है ना, सीबीएसई के एनुअल एग्जाम के पेपर भी देख लो, तो आपको इस चैप्टर में से यानी चैप्टर 8 में से कई ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में और एनुअल पेपर में, जो कि आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन वैसे क्वेश्चन पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में हैं। तो अगर आपके पास एक्सेस है पुरानी एनसीईआरटी बुक का, तो इस चैप्टर को पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में से करिए, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ 7 मार्च आ चुका होगा। 7 मार्च क्यों आ चुका होगा? क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत लंबा टॉपिक है बेटा, एंड आई एम श्योर जो मैंने आपको आज के सेशन की स्टार्टिंग में बोला था, हर चैप्टर में जो डरावने क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं, उनकी आपको लिस्ट बना के रखनी है। लास्ट मोमेंट पे उनको देखकर जाना, उन क्वेश्चंस की ट्रिक को समझ के जाना, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है। एनीवे, अब हम 7 मार्च वाली डेट पर आ चुके हैं। कैलकुलस का लास्ट चैप्टर यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर वेक्टर अलजेब्रा, देन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी के भी कुछ टॉपिक आपको 7 मार्च को ही खत्म करने हैं। टॉपिक्स क्या क्या करने हैं आपको यहां पर आप देख रहे होंगे। डेफिनेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या डेफिनेशन एग्जाम में आ सकते हैं। सुनो ध्यान से, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस में अगर रीजन वाले स्टेटमेंट में डेफिनेशन लिख दी गई हो और आपको डेफिनेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस कंसेप्ट के डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो आप ये कंक्लूड कैसे करेंगे कि रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्योंकि आपको डेफिनेशन तो आती ही नहीं है। आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन आपको सीखनी है, पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड। वैसे यहां पर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस आने के भी चांसेस काफी अच्छे हैं। सॉल्विंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना। डिग्री ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इसमें एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इसके ऊपर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, सिर्फ आपसे इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ लेता है। तो इस तरीके से आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा। अब वेक्टर अलजेब्रा भी आपको 7 मार्च को ही शुरू कर लेना है। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स वेरियस टाइप, जैसे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है ना, नल वेक्टर का मतलब क्या है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं, समझ गए। ये सारी बातें आपको सीखनी है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर और इसके फॉर्मूले। जैसे कि अगर आपको याद हो, डायरेक्शन कोसाइन के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है एक, जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ऐसे और भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको सीखनी है फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 10, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। ट्रायंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, वैसे तो ये काफी ओवरलुक्ड टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, और जब आते हैं तो बच्चों को परेशान भी करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सीख कर जाना इस टॉपिक को भी। सेक्शन फॉर्मूला ये तो काफी सिंपल है, जिसमें आपका मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे कि हम किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वेक्टर कंसेप्ट से, या किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं वेक्टर कंसेप्ट से, समझे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन 2 टॉपिक्स के ऊपर। फिर आपको अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर भी टाइम देना है इसी डेट में, 7 मार्च को ही। टॉपिक्स यहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेरियस फॉर्म्स एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब
एंगल बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है इस टॉपिक में से? यस, पिछले साल तो आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। अलग अलग रीजन के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग चैप्टर्स में से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में से भी केस स्टडी के क्वेश्चंस आ चुके हैं। 3D वाले चैप्टर में से, वेक्टर में से भी आ सकते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी आया था। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी वाले सेक्शन में ही डाल देते हैं उसको, सेक्शन ई में, यानी 4 नंबर का। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था ना कि 7 मार्च को आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स कर लेने हैं, छोटे वाले टॉपिक्स, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, इनके फॉर्मूलोज को ठीक से सीख कर जाना और 2-4 अच्छे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, ट्रिकी क्वेश्चंस को, ताकि उन्हें लास्ट टाइम पे अगर देखने का मन करे तो देख सको। वैसे ज्यादा टाइम बचेगा नहीं आपके पास, आपको सारा काम एक ही बार में कंप्लीट करके निकलना है। अब आपके पास 8 मार्च का दिन आ चुका है बच्चों। 8 मार्च को प्रोबेबिलिटी के बचे हुए टॉपिक्स, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो काफी कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल में 3 या 4 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, आप चेक करके देखना, एग्जाम्पल काउंट करके बोल रहा हूं। ठीक है, बेस थ्योरम तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी बुक है तो नई वाली एनसीईआरटी बुक में यह वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सीबीएसई सिलेबस में है। सीबीएसई के सैंपल पेपर को भी आप देखेंगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगेन आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करने के लिए पुरानी एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हैं। एक बात ये, दूसरी बात, अगर आप ये सोचें कि यार एक ही टॉपिक है छोड़ देते हैं, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो बेटा इस टॉपिक के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ही हैं जितने बेस थ्योरम के ऊपर हैं, यानी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे केस स्टडी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सबसे सिंपल टॉपिक्स में से एक आपके सिलेबस का, इसलिए इसको मैंने एंड में रखा है, शुरू में नहीं रखा, समझे? क्योंकि शुरू में अगर आप आसान टॉपिक उठा लोगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाने हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाले टॉपिक में से जैसा कि आप देख रहे होंगे, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, और फिर प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एमसीक्यूज में कई बार डायरेक्टली माइनर पूछ लेता है किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का, या कोफैक्टर पूछ लेता है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, वैसे किसी लाइन का इक्वेशन लिखना हो पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, कैसे करेंगे सोचना जरा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं ना, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि हर बार आता है ना एमसीक्यू में, आपको ऐसे क्वेश्चंस कई मिल जाएंगे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो किसी अननोन के की वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये वाला टॉपिक तो आता ही होगा, सबसे फेवरेट टॉपिक है ज्यादातर बच्चों का। एक क्वेश्चन पक्का आने के चांस रहते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस में, यानी 3 इक्वेशंस दे देता है जिनको सॉल्व करना होता है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? यस। क्या इस चैप्टर में से केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं? यस, पिछले साल भी आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरे सिलेबस को नाप लिया है 8 मार्च तक। अब आपको ये सारी प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि 8 मार्च को आप लगभग 3 बजे तक फ्री हो जाओ, शाम को 3 बजे तक लगभग फ्री हो जाओ।
1 घंटे का रेस्ट करो, खाना खाओ, सोना है, आराम करना है, जो करना है करो, और एक प्यारा सा सैंपल पेपर उठाओ, कोई भी सैंपल पेपर आप उठाइए, और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम उस सैंपल पेपर को सॉल्व करने में डिवोट करें। लेकिन टाइम आपको 2.5 आवर्स का ही लेना है, समझे? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? 2.5 आवर्स का टाइम देने का मतलब यह हुआ कि आपको अपनी स्पीड उसके हिसाब से मेंटेन करनी है। लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम बचाने की कोशिश करनी है। यह सैंपल पेपर आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हों, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप चेयर पे बैठे हो, आंसर शीट आपकी टेबल के ऊपर है, पेंसिल आपके पास है डायग्राम्स बनाने के लिए, स्केल है, इरेजर है, ग्राफ पेपर है एलपीपी वर्क के लिए, समझ रहे हो? यानी पूरा एग्जाम हॉल का सीन क्रिएट करना है और तब अपने आप को लगभग 2.5 घंटे का टाइम देकर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरे एग्जाम हॉल के प्रेशर को फील करते हुए। समझ गए मेरी बात? इसके बाद आप उस पेपर को एनालाइज भी करेंगे, अपनी आंसर्स वगैरह को भी मार्क करेंगे, कहां पर गलतियां की हैं उनको आप चेक करेंगे। अब ये सब करने के बाद 8 मार्च की शाम का 8 या 9 बजे का टाइम हो चुका होगा। अब आराम से खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ ताकि 9 मार्च की सुबह आप जल्दी उठ सकें और जो आपने इंपॉर्टेंट या ट्रिकी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी अलग अलग टॉपिक में, हर टॉपिक में 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे या 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करिए। जो भी डिस्टर्बिंग फॉर्मूले हैं, जो भी कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं, स्पेशली इंटीग्रेशन में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में, तो उन फॉर्मूलों को आप देखिए और बस अब अपने एग्जाम हॉल पहुंचिए। और बस ये सब करते हुए आप अपने एग्जाम हॉल पहुंच चुके होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम हॉल में जाकर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन में नहीं लगेंगे, गॉसिप में नहीं लगेंगे। कई बार क्या होता है ना, हमारा बड़ा प्यारा मित्र हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम हॉल के आसपास जब बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे किसी फ्रेंड ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन हमने देखा और हम सोच नहीं पाए कि उसको सॉल्व कैसे करना है। हमारा जो भी प्रिपरेशन अभी तक हुआ है ना, हमारा जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो सब वहीं पर खत्म। तो इसलिए एग्जाम हॉल के बाहर दोस्तों से दूरी बना के रखें, गॉसिप्स में इन्वॉल्व ना हो, सीधा एग्जाम हॉल में एंटर करें, अपना पेपर दें, पेपर देने के बाद एग्जाम हॉल से बाहर निकलें, घर जाएं, अगले एग्जाम की तैयारी करें। आप साइंस वाले बच्चे हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म्स तो फिल किए ही होंगे। बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बहुत अच्छी और प्लान्ड स्टडी की है एंड योर एग्जाम विल बी फैंटास्टिकली फैंटेबुलस ऑन 9th March with a lot of blessings. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. Now I will wind up this session, but before I go, आपके लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप इस QR कोड को स्कैन करके फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रांग बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को मेरी बातें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और आपकी प्रिपरेशन में भी इनसे हेल्प हुई होगी। नाउ प्लीज रेफर योर जूनियर्स टू ज्वाइन आवर मैथ क्लासेस एट नजफगढ़। अपार्ट फ्रॉम दैट, दे कैन परचेज आवर बेस्ट सेलर बुक्स लाइक मैथ मिशन, CBSE 21 सैम्पल पेपर बुक्स फॉर देयर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स मीट इन अपकमिंग लेक्चर्स. Till then, be good, take care, all the best.